आपका स्वागत एनजे मोटिव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। छात्राध्यापकों व छात्राध्यापिकों का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन। भाषा संज्ञान और समाज से पिछले वीडियो में मैंने बहुविकल्पी व अति लघुतरात्मक प्रश्नों के साथ आपको प्रस्तुत किए। अब मैं लघुतरात्मक व निबंधात्मक बड़े क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूँ। इसी के साथ अपना यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं बता दूं, भाषा संज्ञान और समाज में अपने 3 यूनिट हैं जिसके कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाने का वादा करता हूं। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा संज्ञान और समाज के फर्स्ट इकाई के बड़े क्वेश्चन आंसर की तरफ मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका लेखन और हस्तलेखन राइटिंग बहुत मैटर करती है आपके बड़े सवालों के जवाब देने में। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लिखने का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा समाज और सतह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भाषा समाज और सतह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। फर्स्ट है, भाषाई अस्मिता की स्वीकृति जनतंत्र में सबको अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है, इससे जनतंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट है, भाषा का व्यक्ति तथा समुदाय की अस्मिता के साथ गहरा संबंध है, साथ ही भाषा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जेंडर संबंधी असमानता का कारण बनती है। भाषा पर उसके भौगोलिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है और भाषा के उपयोग द्वारा कई बार एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता आया है। भाषा एक तरफ वर्गीय शोषण का माध्यम बनती है तो दूसरी ओर शोषण के विरोध का माध्यम भी। भाषा का धर्म अथवा जाति से कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता। विभिन्न धर्मों एवं उससे संबंधित साहित्य के कारण नवीन शब्दों, मुहावरों व लोकोक्तियों के आने से भाषाएं समृद्ध हुई हैं। भाषा एवं लिपि के मध्य संबंध अनिवार्य नहीं है, भाषा साध्य है तथा लिपि उसका साधन। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में अस्मिता के क्या अर्थ हैं, स्पष्ट कीजिए। भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान है। भाषा की यही पहचान सत्तातंत्र से भी जुड़ी है। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषाई अस्मिताओं की स्वीकृति को स्वस्थ लोकतंत्र और बुनियादी जरूरत माना है। यही कारण है कि भाषाओं के संदर्भ में संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था कर विभिन्न भाषाओं के महत्व को स्वीकारा। फिलहाल इस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। समय समय पर यह सूची बढ़ती है, अर्थात सूची में नई नई भाषाएं शामिल होती रहती है। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से ये मांग उठाई जा रही है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यानी मसला यह है कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता स्वीकार हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो भारत में भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। यही कारण है कि विभिन्न पेशों, व्यवसायों या दोनों क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों में हम अलग अलग तरह की भाषाएं पाते हैं। सभी भाषाएं अलग अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोए हुए करती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। डीएलएड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, हमारी भाषा सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप से वहन करती है, क्या उपरोक्त कथन से आप सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का अर्थ एक ही है। देखो, जैसे भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध पूछा है, इसमें अगले में पूछा हमारी भाषा सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप में वहन करती है। इसका उत्तर होगा, भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है। भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। हमारी भाषा सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप से वहन करती है। भाषा के उपयोग के आधार पर यह तय होता है कि जातिवाद, नस्लवाद, लैंगिक पूर्वाग्रहों या धार्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी क्या राय है। यानी हमारी भाषा एक अच्छी तरह से प्रकट कर देती है कि हम निरंकुश हैं या लोकतांत्रिक, नस्लवादी है या इस विचार से असहमत, पितृसत्ता के समर्थक हैं या स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हैं या धर्मांध रुख के शिकार हैं आदि। हमारी भाषा यह स्पष्ट कर देती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते हैं और समझते हैं, अर्थात हमारे सरोकारों, संघर्षों और व्यवस्थाओं की रचना पुनर्रचना भाषा के माध्यम से साकार होती है। भाषा हमारे जीवन का
सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रस्थान बिंदुओं को बखूबी प्रकट कर देती है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि राज्य कल्याणकारी है, तो इससे राज्य की उन आर्थिक नीतियों का पता चलता है जिनसे राज्य प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव है। अब राज्य के उद्योगों के प्रति बरती गई आर्थिक सहूलियतों को पता चलता है। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते हैं और समझते हैं, अर्थात भाषाएं हमारी समझ का विस्तार वहाँ तक करती है जहाँ तक उनका इस्तेमाल विभिन्न विचारों, सांस्कृतिक विरासतों एवं ज्ञान की परंपराओं को समझने के लिए करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है। अगला प्रश्न, हम भाषा के माध्यम से अस्मिता की पहचान कैसे करते हैं? उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, भाषा के माध्यम से अस्मिता की पहचान कैसे करते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे आपको। भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध होने के कारण ही भाषा की अस्मिता के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी संभव हैं। उदाहरण के लिए, आज़ादी से पहले विभिन्न भाषा समूहों को यह लगा कि आज़ादी के बाद विभिन्न भाषाई अस्मिता को स्वीकार किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े नेतृत्व ने विभिन्न भाषी समूहों को ये आश्वासन भी दिया कि आज़ादी के बाद भाषाओं के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाएगा। लेकिन कुछ राजनेताओं का इस संबंध में मानना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अंत में भाषा की अस्मिता के आधार पर ही राज्यों का गठन किया गया। इससे देश की प्रभुसत्ता पर कोई आंच नहीं आई और देश की एकता के लिए एक सही निर्णय साबित हुआ। लेकिन भाषाई अस्मिता के आधार पर राज्यों के गठन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही थी कि भाषा को थोपने का प्रयास सिर्फ श्रीलंका की तरह नहीं किया गया। वहाँ तमिल भाषी लोगों पर सिंहल भाषा थोपी गई, जैसा भारत में नहीं किया गया। इसी का परिणाम है कि हमारे देश के भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई प्रदान की। भाषाई आधार पर पहले राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश का हुआ। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है, तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज ही आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी भाषाई अस्मिता की पहचान कराते हुए देश को एकता के सूत्र में भी बांधते हैं। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र में आदमी के स्थान पर मानव जाति तथा स्त्री और पुरुष शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया गया, पर वह भी अपने प्रयत्न में पूरी तरह सफल नहीं हो सके और समस्या यहाँ जहाँ की तहाँ आज तक उसी रूप में खड़ी हुई है। लेकिन पुल्लिंग संबोधनों में लड़कियों को भी शामिल मानते रहना तो कतई समाधान नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग भाषाई समूहों की संस्कृति का विकास होता है? इसकी पहचान किस प्रकार होती है? अथवा इसका एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, क्या हमारी भाषा हमारी पहचान का निशान होती है? तो इस प्रश्न का जवाब बड़े ही सटीक शब्दों में देना हमें। यह निश्चित रूप से सत्य कथन है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग भाषाई समूह की संस्कृति का विकास होता है, जो कि उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे सवालों के उत्तर हमारे बोलने के ढंग में ही छिपे होते हैं। जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, सुनने वाले को बिना ज़्यादा सोचे विचारे और बिना चाहे अपने बारे में, अपने निजी इतिहास और सामाजिक पहचान के बारे में कई बातों की झलक दे देते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा हमारी पहचान का निशान होती है। जो भाषाई संकेत हमारे संवाद में होते हैं वे इतने विशिष्ट होते हैं कि जानकार व्यक्ति उससे बहुत कुछ ज्ञान जान लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा ये दिखाती है कि हम कहाँ के हैं, और भाषा ही हमारा व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय पहचान का स्वाभाविक बिल्ला अथवा चिन्ह है। अगला प्रश्न, श्रीलंका के विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, क्यों? श्रीलंका में भारत की तरह राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न करके संसदीय कानून पारित करके वहाँ सिंहल भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया और सिंहल भाषा को ही स्कूलों, कॉलेजों, परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी लोग, अल्पसंख्यकों ने इस बनाए गए राजभाषा कानून का विरोध किया, जिसके कारण श्रीलंका में गृहयुद्ध का जन्म हुआ। इस गृहयुद्ध का आधार भाषाई अस्मिता का मुख्य कारण बने, जबकि भारत जैसे विशाल राष्ट्रों में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ही किया गया। इसमें भाषा थोपने जैसा कार्य नहीं किया गया, बल्कि सारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी फलने फूलने का उनकी अस्मिता के आधार पर मौका प्रदान किया गया।
भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने के दौरान भाषाई अस्मिता की स्वीकृति से हमें क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर होगा, सीखने सिखाने के दौरान भाषाई अस्मिता की स्वीकृति हमें एक दूसरे की भाषाओं के प्रति उदार बनाती है और भाषाओं के प्रति हमारे दुराग्रहों को दूर कर अलग अलग भाषाओं से प्रेम करने की समझ देता है। अन्य भाषाओं में रचे गए ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं से हम समृद्ध होते हैं। एक राष्ट्र की सामूहिक चेतना के विभिन्न अवयवों में एक प्रमुख अवयव भाषा के प्रति हमारी समझ लोकतांत्रिक तकाजों के आलोक में बनी है। कहना न होगा कि भाषाई अस्मिता के सच को समझे बिना ज्ञानार्जन की प्रक्रिया ने न सिर्फ अनुदार बनती है बल्कि घातक भी साबित होती है। क्या शिक्षक को अगला प्रश्न है, क्या शिक्षक को बाल साहित्य में पाए जाने वाली अस्मिताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए? अपना मत व्यक्त कीजिए। बाल साहित्य पर शोध करने वालों ने पाया कि अपने इनमें राजमहल, हीरे जवाहरात के मुकुट व सिंहासन, आलिशान महलों में नौकर नौकरानियों की भोज इत्यादि बिंबों एवं घटनाओं की भरमार है। विद्यार्थियों के शिक्षण के क्रम में इस बात का ध्यान रखना उपयोगी होगा कि इस प्रकार के बिंबों व घटनाओं में किस प्रकार के मूल्य रचे बसे हुए हैं तथा उनसे कैसी अस्मिताओं का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को आलोचनात्मक दृष्टि अपनाते हुए बाल साहित्य के पाठों में रच सकने वाली अस्मिताओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, क्या भाषा एक औजार है? इसका उत्तर होगा, निश्चित रूप से भाषा एक औजार है जिसका उपयोग सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी भी औजार का उपयोग करने वाले की समझ और विचारधाराओं पर निर्भर करता है। क्योंकि भाषा भी एक औजार है, इसलिए इसका उपयोग भी उपयोग करने वालों की समझ और विचारधाराओं पर निर्भर करता है तथा यह तथ्य समाज की स्त्रियों तथा पुरुषों के बारे में सोच पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न, भाषाई अस्मिता का कोई सिरा कब धर्म से जुड़ जाता है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? कई बार भाषाई अस्मिता का सिरा धर्म से भी जुड़ जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के भाषा परिदृश्य का एक सिरा हिंदी उर्दू के आपसी रिश्ते से जुड़ा हुआ था। हिंदी के साथ साथ लोग बिना धार्मिक भेदभाव के उर्दू को भी पढ़ते ही नहीं थे, उर्दू में लिखते भी थे। उस समय उर्दू के संबंध में हिंदू और मुस्लिम होने का प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन धीरे धीरे पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति के कारण हिंदी और उर्दू के बीच अलगाव को प्रोत्साहन मिला। इसका प्रमुख कारण भाषा अस्मिता का ही भाव था और दूसरा कारण औपनिवेशिक शासन की मनोवृत्ति भी थी। इसका आगे चलकर परिणाम यह हुआ कि उर्दू धीरे धीरे एक संप्रदाय विशेष की भाषा बन गई और उर्दू की पहचान इस्लाम धर्म से की जाने लगी। परिणाम स्वरूप भारत में उर्दू भाषा मात्र मुसलमानों की भाषा और अस्मिता को ही स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे उर्दू भाषा मुसलमानों की अधिकृत भाषा बन गई। अगला प्रश्न है, भाषाई अस्मिता का भाषा और बोली के संदर्भ में भी उल्लेखनीय महत्व है, कैसे बताइए? यदि देखा जाए तो भाषा का रिश्ता सामाजिक संरचना से ही होता है। इसलिए बच्चा जिस भाषा में रहता है वह उसी समाज की भाषा और बोली को अपनी वाणी के माध्यम से प्रयोग करता है। क्योंकि बच्चों के संस्कारों में परिवार में बोली जाने वाली भाषा और बोली उसमें जन्म से ही जुड़ जाती है। धीरे धीरे वे जैसे जैसे अनेक लोगों के संपर्क में आता है या विद्यालय में जाकर अन्य बच्चों और शिक्षकों के संपर्क में आता है, उसकी भाषा और बोली में परिवर्तन आता जाता है। क्योंकि वे संपर्क में आकर मानवीकृत भाषा सीखने का प्रयास करता है और अपनी भाषा और बोली के गलतियों में सुधार भी करता है। भाषा और बोली सुधार की यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। यह सीखने सिखाने से ही धीरे धीरे आती है। इसलिए भाषाई अस्मिता व भाषा और बोली के संदर्भ में भी उल्लेखनीय महत्व है। अगला प्रश्न है, अस्मिता के निर्माण में भाषा द्वारा किस प्रकार अपनी भूमिका पर निर्वाह किया जाता है? अपना मत स्पष्ट कीजिए। अस्मिता के निर्माण में भाषा द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है। भाषा द्वारा अस्मिता का निर्माण दो स्तरों पर होता है। एक और जहां स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा की पाठ्यपुस्तकें हमारी अस्मिता को बनाने में योगदान देती है, वहीं हमारी और स्कूल से बाहर हम जिस तरह से साहित्य से घिरे होते हैं वह भी हमारी अस्मिता निर्माण का काम बखूबी करता है।
उदाहरण के तौर पर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्राय सभी धर्मावलंबी वे भाषाई व्यक्ति जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। यदि वहाँ नमस्ते के स्थान पर सलाम कहकर अभिवादन करने वाला व्यक्ति गर्व महसूस करता है और उसकी अपनी भाषा की अस्मिता के साथ साथ उसकी भी अस्मिता को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 13, भाषा संप्रेषण का माध्यम मात्र ही नहीं व्यक्ति विशेष की पहचान भी है, कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या भाषा शोषण का ही आधार है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। भाषा संप्रेषण का माध्यम मात्र ही नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की पहचान भी है। इस कथन को हम अपने शब्दों में स्पष्ट करते हैं। देखिएगा, भाषा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक विश्वसनीय व सफल साधन है, क्योंकि हम भाषा के बारे में सामाजिक और राजनीतिक ढंग से कभी सोचते ही नहीं। जेंडरीकरण समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता है। पंचायती राज्यों में स्त्रियों का सशक्तिकरण हो गया। अब स्त्रियां भी चुनाव लड़ती तथा राजनीति में सशक्त भूमिका निभाती है। राजस्थान, ये जेंडरीकरण से संबंधित है, सॉरी, उस प्रश्न से नहीं। जेंडरीकरण समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता है। पंचायती राज्यों में स्त्रियों का सशक्तिकरण हो गया है। अब स्त्रियां भी चुनाव लड़ती तथा राजनीति में सशक्त भूमिका निभाती है। राजस्थान में तथा कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं तो कई राज्यपाल और केंद्रीय सरकार की मंत्री भी। मूलभूत महिला समाजवादी महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते, परंतु अब नवीन विचारधारा वाली नई पीढ़ी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती। कुछ नए समाजशास्त्री कहते हैं कि यदि गहराई से चिंतन किया जाए तो स्त्रियां न केवल पुरुषों के बराबर हैं पर वे उनसे भी ऊपर हैं। उनका कहना है कि समाज में यदि कार्य का मूल्यांकन किया जाए तो स्त्रियों को महत्व देते हुए पितृसत्तात्मक व्यवस्था को हटाकर मातृसत्ता स्थापित करनी चाहिए। जहाँ तक परिवार में बच्चों का पालन पोषण का प्रश्न है, ये कार्य तो स्त्री व पुरुष कोई भी कर सकता है, परंतु अब तक वैज्ञानिक प्रगति के युग में भी बच्चे को जन्म देने की महत्वपूर्ण भूमिका केवल माता या स्त्री भी निभाती है, पुरुष नहीं। हाँ, सरोगेट मदर होती है, परंतु बच्चे को गर्भ में रखकर जन्म तो प्राकृतिक विधि से ही देती है। उत्तर आधुनिक महिलावाद में काफ़ी उदारीकरण की भावना विकसित हुई है। अब सभी प्रकार के विकास कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी निश्चित की गई है। शिक्षा प्रचार के कारण स्त्रियां उच्च पदों पर कार्य करती हैं तो कॉर्पोरेट जगत में ऊंचे पदों पर आसीन हैं। पुलिस और सेना में भी स्त्रियां कार्य करती हैं, जब वे गैर बराबरी में नहीं हैं बल्कि पुरुषों से भी आगे बढ़ गई हैं। अगला प्रश्न, भाषा में जेंडर की व्याकरणिक दृष्टि से विवेचना करनी है। भाषा में प्राणीवाचक शब्दों में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग भेद किए गए हैं। अप्राणीवाचक शब्दों में रूप के आधार पर निर्णय किया जाता है। अंग्रेजी में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व नपुंसकलिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। हिंदी में लिंग निर्धारण में स्पष्ट नियम नहीं है। समान अर्थ देने वाले दोनों ही लिंगों में हो सकते हैं, जैसे पुस्तक स्त्रीलिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, नाक पुल्लिंग है, नासिका स्त्रीलिंग है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। संस्कृत में भी लिंग निर्णय स्पष्ट नहीं है। दार, भार्या व कलत्र के अर्थ में समान होते हुए भी दार पुल्लिंग है, भार्या स्त्रीलिंग है, कलत्र नपुंसकलिंग है। वास्तव में भाषा में लिंग का निर्णय तर्कसंगत नहीं है। प्रयोग व अभ्यास के आधार पर लिंग निर्णय कर लिया जाता है। वर्तमान में जेंडर की नवीन धारणा क्या है? आप जेंडर में किन विचारों का समर्थन करते हैं? इसका उत्तर होगा, जेंडर में स्त्री पुरुष संबंधी विचारों एवं धारणाओं का भाव व्यक्त होता है। वर्तमान में समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण पुरुष प्रधान है। परिवार में पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ परिवार मातृसत्तात्मक आवश्यक है। वस्तुतः समाज की गाड़ी के दोनों पहिए समाज के स्त्री पुरुष हैं। समाज तभी प्रगति कर सकता है जब स्त्री व पुरुष को समान रूप से महत्व दिया जाए। कोई भी पहिया यदि छोटा बड़ा ऊंच नीच हो तो उनकी गाड़ी प्रगति नहीं कर सकेगी। आज भी भारत में लिंगानुपात 933 प्रति 1000 पुरुष हैं। ये स्थिति शोचनीय है, विचारणीय है।
आज भी हम लड़की पैदा न होने की कामना करते हैं, लड़की होने पर मुंह लटका लेते हैं। ये ठीक नहीं है। जेंडर की नवीन धारणा में स्त्री पुरुष को समान अधिकार, समान महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समाज को भाषा और पाठ्यपुस्तकों की भाषा में लिंग संबंधी क्या अंतर है? समाज की भाषा और पाठ्यपुस्तकों की भाषा में जेंडर संबंधी क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, डिफरेंट है? समाज की भाषा में लिंग के अनुसार ही भाषा का उच्चारण होता है। समाज की भाषा में लिंग के अनुसार ही भाषा का उच्चारण होता है, जिसके कारण लिंग विभेद स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। उदाहरण के लिए, लड़के के लिए आप कहाँ जा रहे हो, लड़के के लिए आप कहाँ जा रही हो। जा रहे हो और जा रही हो क्रियाओं के प्रयोग से लिंग भेद का स्पष्टीकरण स्वतः हो जाता है। कहने वाला व सुनने वाला इस संप्रेषण के माध्यम से लिंग भेद के साथ अपने सम्मान को भी समझ लेता है। लेकिन पाठ्यपुस्तकों में एक दृष्टि से लिंग भेद को स्थान नहीं दिया जाता है। उनमें पुल्लिंग की प्रधानता ही पाई जाती है। जैसे पाठ्यपुस्तकों में छात्र शब्द का ही उपयोग किया जाता है या प्रश्न हल करो ही लिखा जाता है। इस दृष्टि से लड़कियों की उपेक्षा की जाती है या उन्हें संबोधन के स्तर पर बहिष्कृत किया हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों की भाषा में लिंग विशेष के वर्चस्व को ही स्थापना दृष्टिगत होती है। इसके समाधान हेतु किए गए प्रयत्नों का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। पाठ्यपुस्तकों की भाषा में लिंग विशेष के वर्चस्व की ही स्थापना दृष्टिगत होती है। इसका उत्तर लिखेंगे, पाठ्यपुस्तकों की भाषा में लिंग विशेष के वर्चस्व की ही स्थापना देखने को मिलती है। विशेषकर पाठ्यपुस्तकों में पुल्लिंग का ही प्रयोग देखा जाता है। इतना ही नहीं, अभ्यास प्रश्नों में भी पुल्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है और यहाँ तक परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यपुस्तकों से लेकर परीक्षा प्रश्न पत्रों में भी पुल्लिंग का वर्चस्व समाया हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार उस वर्चस्व का समाधान क्या है? इसका समाधान दो तरह से करने का प्रयत्न अब तक किया गया है। समाधान की दृष्टि से एक रास्ता अमर्त्य सेन का है, जिन्होंने अपने लेखन में कहीं पुल्लिंग तो कहीं स्त्रीलिंग संबोधनों का उपयोग किया है, जबकि दूसरा रास्ता शिक्षा शास्त्री पाउलो फ्रेरे का है, जिन्होंने अपनी पुस्तक उत्पीड़ितों का में उल्लेख किया है कि एक में आदमी के स्थान पर मानव जाति तथा स्त्री और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, पर वे भी अपने प्रयत्न में पूरी तरह सफलता नहीं हासिल कर सके और समस्या जहाँ की तहाँ आज तक उसी रूप में खड़ी हुई है। लेकिन पुल्लिंग संबोधनों में लड़कियों को भी शामिल मानते रहना तो कतई समाधान नहीं है। अगला प्रश्न, प्रभुत्व एवं वर्चस्व में क्या अंतर है? प्रभुत्व ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह पर बल प्रयोग या हिंसा के माध्यम से साधनों द्वारा नियंत्रण करता है, जबकि वर्चस्व की स्थापना प्रभुत्व की तरह हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नहीं की जाती। प्रभुत्व ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा या समूह द्वारा व्यक्ति या संपूर्ण पर बल प्रयोग या हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्रभुत्व में तो हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जबकि वर्चस्व की स्थापना में प्रभुत्व की तरह हिंसा के प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह किसी प्रक्रिया और स्थिति जिसमें मूल्यों, विश्वासों आदि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की समूह की आज़ादी के खिलाफ होने पर भी वे व्यक्ति या समूह उनको अपने हित में समझते हैं। इस प्रक्रिया में हित तो नियंत्रण करने वाले का सदता है, लेकिन वे यह समझता है कि इन मूल्यों से नियंत्रित व्यक्ति का हित सद रहा है। एक शेष की अवधारणा क्या है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एक शेष हिंदी व्याकरण की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा प्रयोग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों श्रेणियों के शब्द मौजूद रहने पर वे एक शेष करना चाहे तो हम प्राय पुल्लिंग शब्द को रख लेते हैं और स्त्रीलिंग शब्द को उसी में समाहित मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, आदमी कहने पर यह मान लिया जाता है कि उसमें औरतें भी शामिल हैं, जबकि आदमी पुल्लिंग शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द और स्त्री स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस प्रकार एक लिंग के व्यक्तित्व को दूसरे लिंग के व्यक्तित्व में विलीन हो जाने के विचार को भाषा स्थापित करती है तथा विस्तार देती है। दोस्तों, इसी तरह हमारे भाषा संज्ञान और समाज के 2 वीडियो डाले गए हैं हमारे चैनल पर। ये
और एक पहले बहुविकल्पात्मक व अति लघुतरात्मक प्रश्नों का। तो आपके लिए भाषा संज्ञान और समाज की फर्स्ट यूनिट के लिए इतना कंटेंट काफ़ी होगा, जिसमें आप माहिर हासिल कर लो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता भाषा संज्ञान और समाज में सफलता प्राप्त करने से। और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट में भी कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।